बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ट्रंप ने 2.5 घंटे बातचीत की पुतिन से, लेकिन उसके बाद ये मनाजिर देखिए आप, ये इतने तबाहकुन मनाजिर हैं, इतने ज़्यादा तबाहकुन मनाजिर हैं कि आज रूस में 750 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन के ड्रोन्स गए और उन्होंने जाकर रूस की न्यूक्लियर कैपेबल मिलिट्री बेस को उड़ा दिया है। और इतना बुरा ये हमला हुआ है, इतना बुरा हमला हुआ है कि अगर आप दूर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हिरोशिमा पर अमेरिका ने मारा था उस वक्त एटमी हमला करने के बाद जो मनाजिर सामने आए थे, इसी तर्ज के मनाजिर कुछ मिलते जुलते नज़र आते हैं। और इतना यह तबाहकुन हमला है, इतना ज़्यादा तबाहकुन हमला है कि आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त पुतिन को और ख़ास तौर पर रूस को अमेरिका से कहना पड़ा है कि तुम्हें कहा था कि ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेन नाकाबिले एतबार है, इन पर ट्रस्ट ना करो, और इन्होंने हमारी न्यूक्लियर बॉम्बर बेस को उड़ा दिया है और आसमान तक शोले जा रहे हैं। इतना ये तबाहकुन हमला हुआ है। और आप इमेजिन कर लें कि ये जो हमला हुआ है, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो इनके बॉम्बर्स हैं, असल में ये वहाँ पर है उनका, यानी समझ लीजिए एक घर है और यहाँ से उड़कर वो जाते हैं और हमला करते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इतना तबाहकुन था कि इर्द गिर्द के घर भी तबाह हो गए। इतनी वेव्स ज़्यादा थी उसकी कि ये तबाहकुन सूरत हाल सामने आई है। और पुतिन असल में हुआ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बातचीत की है तो उसमें बात सामने आई थी कि आप हमला नहीं करेंगे उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और इवन के पुतिन मान नहीं रहे थे कि भाई 30 दिन की मैंने जंगबंदी करनी है। तो वहाँ पर ये भी सूरत हाल सामने आ गई कि पुतिन को राज़ी किया गया कि नहीं, आप जंगबंदी करें, ये मामला तय करें। उसके बाद आप देखिए ज़ेलेंस्की से भी बातचीत हुई, यानी अमेरिका के ऑफिशल्स की। और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, आज आप देखिए क्या तंज किया है यूक्रेन ने। उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा है, यानी आपको पता है कि पुतिन मान नहीं रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, उसे कहा मैं 30 डेज़ की सीज़ फायर नहीं करूँगा। तो उन्होंने इस हमला करने के बाद कहा अब वक्त आ गया है कि रशिया ब्रेक ले ले, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन्स उसका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो हम हमला कर रहे हैं उसके बाद उनके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बेहतर ये है कि इस वक्त आप ब्रेक ले लें, 30 दिन की सीज़ फायर कर लें, वरना फिर उसके बाद रशिया के कई ममालिक के साथ जो राब्ते हैं वो तो ख़राब हो ही रहे हैं। उसके बाद फिर रशिया की जो साइट्स हैं वहाँ पर सिर्फ आग के शोले होंगे और यूक्रेन के ड्रोन्स होंगे। ये बहुत बड़ी धमकी है। और आप ये सोचें कि यानी तकरीबन 300-400 के करीब ड्रोन्स इनके जाते हैं अब हिट करने के लिए। अब इन्होंने तकरीबन 150 के करीब ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने सबसे बढ़कर सरप्राइज मिसाइल के साथ हिट किया है। और याद रखिएगा 750 किलोमीटर अंदर तक जाकर जब आप हमला करते हैं तो फिर ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। और जाहिर सी बात है ये ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें उनको यूरोप ने मुहैया किए हैं। और इस वक्त जो अटैक का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इस वक्त हंगामी बेसिस पर रूस के अमेरिका के साथ यानी राब्ते हुए हैं और गालिबन कोई ऐसी स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि जिसमें अब पुतिन बदला लेने के लिए जा रहा है। यूक्रेन ने उधर से तंज करते हुए कहा है कि तुम करते रहो बातचीत, हम तुम्हारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। जितनी देर में तुम्हें ब्रेक चाहिए होगी उतनी देर में तुम्हारा तबाही का गढ़ खुल चुका होगा। देखिए हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि आप ये सोचें कि आप किसी भी मुल्क का न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स या उनकी बेस जो है वहाँ पर दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता था कि वहाँ पर S-400 और चीज़ें ना लगी। उसका मतलब है कि इतने, देखिए ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप थोड़ा सा समझें। जब आप 300-400 ड्रोन्स मारते हैं तो उनमें से आप कितने ड्रोन्स रोक लेंगे? 150, 200, 250। अगर 300 मारे हैं आप 270 भी लगा लें, और बड़ा मुश्किल होता है इतने ड्रोन्स रोकना। अब उसमें ये नहीं पता चलता, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है सारी हिजबुल्लाह की। वो लोग करते हमेशा क्या थे कि आखिरी जब लास्ट टाइम इसराइल से जंग छिड़ रही थी तो वो इसराइल में ड्रोन्स भेजते थे और इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को इंगेज कर देते थे। जब होता क्या है कि एक कैपेसिटी के बाद मिसाइल ख़त्म हो जाते हैं, उसमें 10 से 15 मिनट का आता है गैप,
जब आपने आयरन डोम के अंदर दोबारा मिसाइल भरने होते हैं ताकि वो दोबारा हमला करें, जो 10-15 मिनट का गैप आता था उस दौरान वो अपने रियल ड्रोन्स भेज देते थे और वो जाकर हिट करते थे, क्योंकि उस दौरान फिर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने इंगेज किया था एग्जैक्टली दुनिया को एक स्ट्रेटजी देने के लिए। ये असल में ईरान की स्ट्रेटजी थी जो हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल की, और हिजबुल्लाह ने बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया। अब दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है और यूक्रेन ने भी यही काम किया है। देखिए, बेशक आप S-400 लगा लें, S-500 लगा लें, S-300 लगा लें, आप पैट्रियट लगा रहे, आयरन डोम लगा ले, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाइनीज बेशक लगा ले, लेकिन ये नामुमकिन है कि 300-400 ड्रोन्स आए और आप सारे के सारे मार गिराएं। उसमें एक कैपेसिटी होती है डिफेंस सिस्टम की भी, उन्होंने भी एक हद तक हमला करना होता है और एक हद तक वो रोक सकते हैं, यानी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आज रूस को इस बात का शदीद गुस्सा है कि एक तरफ डिप्लोमेसी रिटर्न हुई थी, रशिया के अंदर एक्सपर्ट कह रहे थे पुतिन ट्रम्प काल की वजह से लड़ाई और ये चीज़ें यानी एक अरूज है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर रूस और अमेरिका की सुलह होनी है, सुलह से मुराद ये है कि ऑलरेडी हो चुकी हुई है, लेकिन अगर दोनों ने इत्तेहाद करना है, मुस्तकबिल में साथ लेकर चलना है, जैसे ट्रम्प आप देखें वो यूरोप से लड़ा है, वो यूरोप को कहता है कि तुम पुतिन से पाबंदियाँ हटाओ, तुम रूस से पाबंदियाँ हटाओ। आप बताइए किस लेवल की जाकर वो लड़ाई कर रहे हैं कि यहाँ तक मामला तय हो गया है कि ग्रीनलैंड और दीगर चीज़ों पर अगर लड़ाई होती है तो रूस और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे। तो जब आप लोगों ने मिलकर लड़ना है तो उसके लिए कम से कम यूक्रेन की जंग बंद होना लाजिम है ताकि अमन आए, और इसीलिए फिर यूरोप को ग्रिप किया जा सके। देखिए, यूरोप की तो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर सर्वाइवल किट की बात कर रहे हैं। वो अपने शहरियों को कह रहे हैं कि हम आपको पम्फलेट देंगे, हम आपको हिदायतनामा जारी करेंगे, आपने घर में पानी रखना है, राशन रखना है, चीज़ें रखनी है, किसी भी वक्त कोई एटमी हमला हो सकता है और आप ये तबाही का शिकार हो सकते हैं या बड़ी जंग छिड़ सकती है। वो जंग की तैयारी करें। ये यूक्रेन की जंग, आप बताइए, इतना बड़ा जो हमला हुआ है वो भी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की साइड पर, उनकी मिलिट्री बेस पर, क्या आपको इसके बाद कोई जंग रुकती हुई नज़र आ रही है? ये कोई अफगानिस्तान वाला मामला तो है नहीं, यहाँ पर दूर दूर तक जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं चाह रहा। अब फिर आखिरी रास्ता क्या बचेगा? आप ज़ेलेंस्की को रास्ते से हटाएंगे तो आपको क्या लगता है कि यूरोप वहाँ पर स्टैंड रहेगा? देखिए, पुतिन के लिए कोई मसला है सदारती महल को उड़ाने का, आज वो चाहे तो सदारती महल उड़ा दे, वो रश्निक मिसाइल तो दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है अभी तक बड़े पैमाने पर देखिए रकबा लैंड ज़्यादा रूस के पास है, विक्ट्री की पोजीशन में इस वक्त वो खड़े हुए हैं, जीत उनके पास है, ज़ेलेंस्की का टेन्योर ख़त्म हो चुका हुआ है, अमेरिका उसके खिलाफ है, यूरोप के आधे ममालिक भी उनके खिलाफ हो चुके हैं, अवाम खिलाफ है। और इस सूरत हाल के अंदर अगर रूस ये गलती करे कि जो ज़ेलेंस्की को मार दे तो फिर तो सारा यूरोप इसके साथ जंग की तरफ आ जाएगा। जो बड़ी ताकतें होती हैं असल में वो लड़ाई नहीं करना चाहती, वो अपने आप को बचाना चाहती है। अब यूक्रेन को देखिए, एक बात समझ आ गई ज़ेलेंस्की को, उनकी फ़ौज को, वो इलाके छोड़े, वो फतह करें। उनको ये लग रहा है कि हमारे पास अब सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो हम हमले कर दें, हम बहुत ज़्यादा तबाही कर दें, हमारे पास जो है हम वो लगा दें। और इस सूरत हाल में यूरोप ने भी तो देखिए कह दिया है कि यूक्रेन के साथ खड़े। आप मैक्रोन की बात देखें, वो ज़ेलेंस्की को डेली बेसिस पर 1 या 2 कॉल्स करता है। अब रिसेंटली ज़ेलेंस्की बातचीत कर रहा था साफियों से, उस दौरान उसके मोबाइल पर मैक्रोन की कॉल आ गई। वैसे यूजुअली जो कॉल आती है वो सिक्योर लैंडलाइन नंबर पर आती है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है और वो लाइव कहता है मैक्रोन को कि मैं साफियों से बातचीत कर रहा हूँ, मुझे 10-15 मिनट देना, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। और कॉल बैक उसने यानी उसके बाद की, तो उसने साथ ही साफियों को बताया मुझे डेली बेसिस पर 1 या 2 दफ़ा इसकी कॉल ज़रूर आती है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल पर ये सारे लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि क्या तबाही हो रही है। यूरोप पूरा तैयार है। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ईरान तो नहीं ना दे रहा, ईरान तो इस सूरत हाल में अमेरिका भी नहीं दे रहा, तो फिर कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है। जाहिर सी बात है इंडिया तो देने से रहा, फिर ड्रोन्स इनको आ रहे हैं, इनको हथियार आ रहे हैं, चीज़ें आ रही, वो इस वक्त जहाँ से आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप से आ रही है। तो हम इस सारी सूरत हाल का अगर जायज़ा लेंगे तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि ये मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं, हालात काफ़ी ख़राब है। और अब रूस अमेरिका पर दबाव डाला कि मुझे बदला लेना है, मैं हमला करूँगा। असल में देखिए वो हमला जब करते हैं बड़ा तबाहकुन होता है और उसमें वो होटल्स उड़ा देते हैं, मिलिट्री बेसिस उड़ा देते हैं, पूरे का पूरा यानी आप पलंदा उड़ा देते हैं, बेसिस के साथ घर शहर सब कुछ तबाह हो जाते हैं।
और अमेरिका उसको रोकता फिर रहा है कि तुम ये ना करो। रिसेंटली जब हमला हुआ था तो आप बताइए ट्रम्प ने क्या कहा था कि मैं पाबंदियां लगाऊंगा कि तुमने इतना तबाहकुन हमला कर दिया। तो जंग में देखिए बचता कोई नहीं है। यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं, रूस के लोग मारे जा रहे हैं। असल में एक बात अगर आप बॉटम लाइन समझना चाहते हैं तो बॉटम लाइन ये है कि इजराइल इस जंग को होने देना चाहता है, और आपको पता है वो किस लेवल पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि रूस अगर यहाँ से फ्री हो गया तो बिल्कुल अगला नंबर फिर शाम या फिर दीगर जगहों पर इजराइल का आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।